नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ये देखेंगे कि वर्तमान समय में ये जो ब्रह्मांड के बारे में हम लोगों को इतनी सारी जानकारी है, इसके अध्ययन की शुरुआत कैसे होती है। तो चलिए हम लोग बिल्कुल शुरू से बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है वह अचानक नहीं हो जाती है, एक दिन में नहीं हो जाती है, बल्कि धीरे धीरे उस चीज़ की शुरुआत होती है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड के अध्ययन की भी शुरुआत जो होती है वह अचानक नहीं हो जाती है, बल्कि धीरे धीरे होती है। कैसे होती है, इस चीज़ को समझना। ठीक है, ऐसे समझिए जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा हो, उसे भूगोल के बारे में कोई भी जानकारी ना हो, उसे ब्रह्मांड या सौरमंडल के बारे में कोई भी जानकारी ना हो, बस उसे सिर्फ ये पता हो कि हाँ सूरज कैसे निकलता है और कैसे जाके अस्त हो जाता है, मतलब दैनिक चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, बस उसे ये पता हो बस। तो उसे यही लगता है कि वास्तव में पृथ्वी जो है एक जगह पर स्थिर है और सूरज जो है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उसे क्या लगता है कि पृथ्वी एक जगह पर स्थिर है और सूरज जो है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जबकि है ये गलत। उसी प्रकार से ब्रह्मांड के अध्ययन की भी शुरुआत जो होती है वह एक गलत सिद्धांत से होती है, और इस सिद्धांत का नाम था भू केंद्रीय सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था वह क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा 140 ईस्वी में किया गया था। इसमें कहा क्या गया था, इस चीज को समझना। अर्थ जो है इसके सिद्धांत से ही निकालोगे, भू केंद्रीय सिद्धांत मतलब एक ऐसा सिद्धांत जिसमें भू का मतलब है पृथ्वी, केंद्रीय का मतलब है केंद्र में माना गया है। ठीक है, एक ऐसा सिद्धांत जिसमें पृथ्वी को केंद्र में माना गया है, बाकी जितने भी तारे ग्रह उपग्रह हैं वह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए माने गए। तो इन्होंने बताया कि वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में हमारा पृथ्वी स्थित है, बाकी सूर्य ग्रह उपग्रह अन्य तारे वगैरह जो कुछ भी पाए जाते हैं वह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वर्तमान समय की बात करें, क्या ये सही है कि गलत है, तो हम लोग कहेंगे निश्चित तौर पर यह गलत है। लेकिन हाँ, यहीं से ब्रह्मांड के अध्ययन की शुरुआत हो जाती है। इन्होंने जब यह बता दिया कि वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य तारे अन्य ग्रह उपग्रह जो भी है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये परंपरा बन गई और ये परंपरा जो है काफी लंबे समय तक चलती रही। और 16वीं शताब्दी आते आते एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इनका सिद्धांत जो था भू केंद्रीय सिद्धांत का जस्ट उल्टा था। इसमें यह माना गया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में भू का मतलब पृथ्वी स्थित है, तो इन्होंने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य स्थित है। सूर्य स्थित है। इन्होंने बताया कि वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में हमारा सूर्य स्थित है, बाकी पृथ्वी ग्रह उपग्रह अन्य जो भी पाए जाते हैं यह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर इनसे ये पूछा जाता है कि वास्तव में फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि सूरज पूरब में उदय हो रहा है, पश्चिम में अस्त हो जा रहा है। तो ये बताते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वास्तव में दो प्रकार की गति कर रही है। एक तो अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है जिसके कारण दिन और रात होते हैं, और साथ ही साथ एक परिक्रमण गति कर रही है जिसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन एवं वर्ष होते हैं। ठीक है, और ये बताते हैं चूंकि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब दिशा में घूर्णन गति कर रही है, पश्चिम से पूरब दिशा में घूर्णन कर रही है, इसलिए हमें सूरज जो है पूरब से पश्चिम की ओर आता हुआ दिखाई देता है। इस चीज को ऐसे समझो, जैसे आप मान के चलिए ट्रेन से सफर कर रहे हो और आप जा रहे हो पश्चिम से पूरब दिशा में। आप जा रहे हो पश्चिम से पूरब दिशा में और आप खिड़की खोल के देखोगे तो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे जो है बिल्कुल आपके उल्टा ऐसे जा रहे हैं। आप जा रहे हो पश्चिम से पूरब तो आपको लगेगा कि पेड़ पौधे जा रहे हैं पूरब से पश्चिम। बिल्कुल उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि चूंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब जा रही है, इसलिए हमें लगता है कि सूरज जो है वह पूरब से पश्चिम जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने अपने तर्कों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने इनके सिद्धांत को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। और यहीं से खगोल शास्त्र की दुनिया में अमूलचूल परिवर्तन आ जाता है कि वास्तव में अभी तक तो हम लोग कुछ और मानते थे, है वास्तविकता कुछ और। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से खगोल शास्त्र की दुनिया में अमूलचूल परिवर्तन आता है। इसलिए निकोलस कॉपरनिकस को ही आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। हालांकि भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो निकोलस कॉपरनिकस ने जिस चीज को 16वीं शताब्दी में बताया था, उस चीज को भारत के वाराह मिहिर ने ध्यान दीजिएगा, भारत के वाराह मिहिर ने निकोलस के मतलब कॉपरनिकस के सिद्धांत को 6वीं शताब्दी में ही बता दिया था। कहने का मतलब यह है, जिस चीज को निकोलस कॉपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में बताया था, उनसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही भारत के वाराह मिहिर ने बता दिया था। लेकिन इन्होंने अपने तर्कों के आधार पर इस चीज को सिद्ध नहीं कर पाए थे बस। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। इसका मतलब यह है कि 16वीं शताब्दी आते आते ये पता चल गया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में हमारा सूर्य है, बाकी ग्रह उपग्रह जो भी हैं इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं।
अब समय बीतता जाता है और 1610 आते आते, ध्यान दीजिएगा, 1610 आते आते गैलीलियो के द्वारा जो होता है वह दूरबीन की खोज कर दिया जाता है। हालांकि दूरबीन के खोजकर्ता जो माने जाते हैं वह हेंस लिपेर्सी माने जाते हैं। 1608 में यह माना जाता है कि हेंस लिपेर्सी के द्वारा दूरबीन की खोज की जाती है, लेकिन वह उसमें विशेष रूप से संशोधन नहीं कर पाते हैं। उसमें संशोधन करके सही तरीके से व्यवस्थित करने का दूरबीन को काम जो किया जाता है वह गैलीलियो के द्वारा किया जाता है। और जो वर्तमान समय में दूरबीन का प्रयोग किया जाता है वह उसके आविष्कारक जो है वह गैलीलियो ही माने जाते हैं। इसलिए गैलीलियो को दूरबीन का जनक भी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि 1610 आते आते दूरबीन की खोज हो गई थी, और जब दूरबीन की खोज हो गई थी तो अब तक जो वैसे किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता था तब दूरबीन के माध्यम से उस चीज़ का अध्ययन किया जाने लगा। और अब धीरे धीरे समय बीतता गया और 1805 आते आते, ध्यान दीजिएगा, 1805 आते आते विलियम हर्शेल ने बताया कि सौरमंडल को आकाशगंगा का अंश मत, मतलब 1805 आते आते विलियम हर्शेल ने यह बताया कि वास्तव में हम लोग जिसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड समझते हैं वो ब्रह्मांड नहीं है, वह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। इन्होंने बताया कि सौरमंडल जो है आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, और सौरमंडल से बड़ा आकाशगंगा है, आकाशगंगा से बड़ा ब्रह्मांड है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये बता दिया कि अभी तक हम लोग जिसे ब्रह्मांड मानते थे वो ब्रह्मांड नहीं था, बल्कि वह तो सिर्फ सौरमंडल था, और सौरमंडल से बड़ा आकाशगंगा है और आकाशगंगा से बड़ा ब्रह्मांड है। और जब लोगों को ये पता चला कि वास्तव में ब्रह्मांड तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अब लोगों के दिमाग में ये आने लगा कि वास्तव में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 मुख्य सिद्धांत हैं। एक है बिग बैंग थ्योरी, या इसी को कहा जाता है महाविस्फोटक सिद्धांत। इसका प्रतिपादन जो है बेल्जियम के एक पादरी व वैज्ञानिक हुआ करते थे जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा किया गया। दूसरा सिद्धांत है स्टेडी स्टेट थ्योरी या साम्यावस्था सिद्धांत, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉन्डी के द्वारा किया गया। तीसरा सिद्धांत है पुलसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी या दोलन सिद्धांत, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ये पूछा जाएगा कि वास्तव में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, चूंकि ये वाला सिद्धांत जो है सबसे आधुनिकतम है और सबसे सही माना जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वास्तव में बिग बैंग थ्योरी है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बेल्जियम के एक पादरी होते हैं जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा किया गया है। इन्होंने बताया कि आज जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है पहले एक मटर के दाने के बराबर पदार्थ में निहित था, जिसमें अनंत तापमान एवं अनंत घनत्व था। और जब अनंत तापमान एवं अनंत घनत्व था तो इसमें अचानक विस्फोट हुआ, और जब विस्फोट हुआ तो यहीं से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जितनी भी चीज़ें ब्रह्मांड में पाई जाती हैं सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग हुए, जिससे हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ये बताते हैं कि वास्तव में आज भी आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी बढ़े। अभी आकाशगंगा के हम लोग इसको भी समझेंगे। इन्होंने बताया कि आज भी आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी बढ़ रही है, इसलिए बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। हालांकि 1967 आते आते रॉबर्ट वेगनर के द्वारा भी बिग बैंग थ्योरी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जब इनसे ये पूछा जाता है कि वास्तव में सिद्धांत वास्तव में आज से कितने वर्ष पहले का है, तो ये बताते हैं कि यह घटना जो है आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व है। हालांकि नासा के कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा ये बताया जाता है कि यह सिद्धांत जो है आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में आकाशगंगा क्या है। असंख्य तारों का ऐसा समूह जो किसी ब्लैक होल केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो, उसी को कहा जाता है आकाशगंगा। इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा यदि आकाशगंगा की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं असंख्य तारों का समूह जिसका केंद्र एक ब्लैक होल होता है, और इस ब्लैक होल केंद्र के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वह उसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं, उसी को कहा जाता है आकाशगंगा। इसका मतलब ये है कि आकाशगंगा जो होता है वह असंख्य तारों का समूह होता है। इसका मतलब ये है कि सूर्य भी एक तारा है, हमारा सूर्य भी एक तारा है। इसका मतलब ये है कि सूर्य भी किसी न किसी आकाशगंगा में ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसका नाम है मंदाकिनी, या इसी को कहा जाता है मिल्की वे, दुग्ध मेखला, प्रकाश सरिता, या इसी को कहा जाता है स्वर्गीय गंगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी आकाशगंगा कौन सी है, तो मंदाकिनी आकाशगंगा है, और यह 3 घूर्णनशील भुजाओं वाली है। ऐसे 3 घूर्णनशील भुजाओं वाली है। इसके मध्य घूर्णनशील भुजा पे हमारा सूर्य स्थित है।
इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सूर्य स्थित है, तो यहीं पर हमारे ग्रह उपग्रह भी यहीं पर हमारे पूरे के पूरे स्थित होंगे यहीं पर। ठीक है, तो अगर ये कहा जाए हमारी आकाशगंगा का कौन सी है, तो मंदाकिनी आकाशगंगा है। पृथ्वी की आकाशगंगा कौन सी है, तो वो भी हो जाएगा मंदाकिनी। यहीं पर बुध 8 के 8 ग्रह भी होंगे, उपग्रह भी होंगे, उसके आकाशगंगा कौन सी होगी, तो वो भी हो जाएगा मंदाकिनी। और हमारे सौरमंडल के निकटतम स्थित जो तारा है उसी को कहा जाता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। भाई ऐसे बहुत सारे तारे होंगे, लेकिन जो सूर्य के सबसे निकटतम तारा है उसी को कहा जाता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब ये पूछा जाए प्रॉक्सिमा सेंचुरी का कौन सा आकाशगंगा है, तो निश्चित तौर पर वही आकाशगंगा होगा, मंदाकिनी आकाशगंगा। और हमारी मंदाकिनी में सबसे चमकीला दिखाई देने वाला साइरस या डॉग स्टार तारा है। हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीला दिखाई देने वाला कौन सा तारा है, तो वह है साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे कैसे होती है। अगली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि वास्तव में तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, साथ ही साथ सूर्य के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।